1 जनवरी 2024 का दिन, जहां पूरा वर्ल्ड न्यू ईयर आने की खुशियां मना रहा था, वहीं जापान में 7.6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आता है और जापान के लोगों की खुशियों को तबाह कर देता है। जापान के नोटो पेनिनसुला एरिया से ओरिजिन हुए इस अर्थक्वेक से हजारों बिल्डिंगें क्रैश हो जाती है, घरों में बिजलियां चली जाती है और कई जगह तो आगजनी की घटनाएं भी होती है। इस अर्थक्वेक को नोटा पेनिनसुला अर्थक्वेक और 2024 सी ऑफ जापान अर्थक्वेक का नाम दिया गया। जापान इस अर्थक्वेक से लड़ ही रहा था तभी 2 जनवरी को टोक्यो के हानिडा एयरपोर्ट पर एक जापान के कोस्ट गार्ड प्लेन से एक पैसेंजर प्लेन टकरा जाता है, जिसमें कोस्ट गार्ड के 6 में से 5 पायलट्स की मौत हो जाती है। जापान के प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा ने इस सिचुएशन को बैटल अगेंस्ट टाइम बोला और बोला कि हमारी टीम फंसे हुए लोगों की जल्द से जल्द रेस्क्यू का काम कर रही है। आखिर सवाल ये उठता है कि जापान में ही इतने अर्थक्वेक क्यों आते हैं और जापान इन्हें इतनी आसानी से कैसे टैकल कर लेता है। नजर डालते हैं जापान में पिछले 30 सालों में जो अर्थक्वेक आए हैं उनके बारे में। जनवरी 16, 1995 जापान के सेंट्रल एरिया में 7.3 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आता है, जिसमें 6400 लोगों की जान जाती है। 3 अक्टूबर 2004 जापान के निगाटो एरिया में एक 6.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आता है, जिसमें 65 लोगों की मौत हो जाती है। मार्च 11, 2001 जापान के नॉर्थ ईस्ट रीजन में एक 9.0 मैग्नीट्यूड का एक भयानक अर्थक्वेक आता है, जिसकी वजह से फ्यूकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर देखने को मिलता है। इस न्यूक्लियर डिजास्टर के साथ साथ जापान पे सुनामी का कहर भी बरसता है। 16 अप्रैल 2016 जापान के ईस्ट सदर्न आइलैंड पर 7.3 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आता है। सितंबर 6, 2018 जापान के नॉर्थ होक्काइडो पर 6.7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आता है, जिसमें लगभग 7 लोगों की मौत हो जाती है। 13 फरवरी 2021 जापान के फ्यूकुशिमा में 7.3 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आता है। मार्च 16, 2022 फ्यूकुशिमा पर फिर से 7.3 मैग्नीट्यूड का एक अर्थक्वेक आता है। इस तरह जापान में हमेशा ही अर्थक्वेक की फ्रीक्वेंसी बनी रहती है। जापान में अर्थक्वेक आने के क्या कारण है, आइए जानते हैं। जापान में अर्थक्वेक आने का सबसे बड़ा और मेन कारण इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन है। दरअसल अर्थक्वेक टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट्स की वजह से आता है। अब आप ये सोचेंगे टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती है। असल टेक्टोनिक प्लेट्स अर्थ के मेंटल और क्रस्ट का पार्ट होती है, जो कि अर्थ में हीट कन्वेंशन की वजह से उत्पन्न हुई करंट्स की वजह से मूवमेंट करती है और इन मूवमेंट्स की वजह से अर्थक्वेक्स आते हैं। हमारे अर्थ पर लगभग 6 से 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, जैसे कि पैसिफिक, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट्स, यूरेशियन एक्सेट्रा। असल जापान 4 टेक्टोनिक प्लेट्स पैसिफिक, नॉर्थ अमेरिकन, यूरोपियन और फिलीपींस की बाउंड्री पर स्थित है, जिसकी वजह से यहाँ पर अर्थक्वेक की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा रहती है। टेक्टोनिक प्लेट्स में सबसे खतरनाक प्लेट पैसिफिक टेक्टोनिक प्लेट्स होती है, जिस पर दुनिया के 90% अर्थक्वेक्स आते हैं और इस प्लेट्स की बाउंड्री को रिंग्स ऑफ फायर कहा जाता है और रिंग्स ऑफ फायर पर ही जापान स्थित है। जब 2 टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में मूव करती है तो डिफरेंट पैटर्न और डिफरेंट बाउंड्री बनाती है, जैसे ट्रांसफॉर्म, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एक्सेट्रा। कन्वर्जेंट बाउंड्री में एक प्लेट दूसरे प्लेट की पूरी तरह से नीचे चली जाती है, यानी कन्वर्ज हो जाती है, जिसकी वजह से ट्रेंच देखने को मिलते हैं। जापान ट्रेंच का नाम तो सुना ही होगा, जो कि 8.4 किलोमीटर गहरा है, जिसकी वजह से सुनामी आने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं। डाइवर्जेंट बाउंड्री में एक प्लेट दूसरे प्लेट से दूर हो जाती है या अलग हो जाती है। ट्रांसफॉर्म में एक प्लेट दूसरे प्लेट के पैरेलल मूव करती है। जापान इन प्लेट्स की बाउंड्री पर स्थित है, इसलिए जापान में अर्थक्वेक, सुनामी और वोल्केनो जैसी घटनाएं सबसे ज्यादा होती है। जो देश इस टेक्टोनिक प्लेट्स के मिडल में लाई करते हैं, उन कंट्रीज में ऐसी घटनाएं कम देखने को मिलती है, स्पेशली अर्थक्वेक की, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। यहाँ पर अर्थक्वेक आने की फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। इंडिया में भी नॉर्थ साइड ऑफ इंडिया में अर्थक्वेक आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि वहाँ पे इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में मिलती है। इतने भयानक अर्थक्वेक में भी जापान इन्हें इतनी अच्छी तरह से टैकल कैसे कर लेता है, इसके पीछे कई कारण है, जैसे कि बिल्डिंग और स्ट्रक्चर की डिजाइन। जापान अपने बिल्डिंग और स्ट्रक्चर बनाने में डिफरेंट स्टैंडर्ड का इस्तेमाल करता है, जैसे इसी स्टैंडर्ड। इसमें बिल्डिंग के बीम, कॉलम, बिल्डिंग की वॉल्स को इतना मिनिमम थिकनेस दिया जाता है जिसमें वो अर्थक्वेक पे स्टैंड कर सके। दूसरा स्टैंडर्ड है साइसिन स्टैंडर्ड। इस स्टैंडर्ड में लंबी बिल्डिंगों को के फाउंडेशन को इस प्रकार रबर मेट्स के थ्रू तैयार किया जाता है, जिसमें वो अर्थक्वेक में होने वाली फ्रीक्वेंसी को आसानी से ऑब्जर्व कर सके। तीसरा है मेनसाइन स्टैंडर्ड। इसमें बिल्डिंग को ग्राउंड से पूरी तरह से आइसोलेट कर दिया जाता है बीलेंस के थ्रू, जिसमें वो अर्थक्वेक से लगने वाले झटकों को आसानी से बियर कर पाती है। इस तरह अर्थक्वेक से बचने के लिए वो अपने स्ट्रक्चर पर बहुत काम करता है। जापान हमेशा ऐसे डिजास्टर से बचने के लिए एडवांस सोच रखता है, चाहे वो कंट्रोल फॉरेस्ट का निर्माण करना हो या कोस्टल डाइक्स का या फिर सी वॉल्स। इस तरह जापान डिजास्टर मैनेजमेंट में दुनिया के बाकी देशों के कंपैरिजन में एडवांस